ओके, हाय एवरीवन। हम लोग क्लास शुरू करेंगे। कल का ही कंटिन्यू करेंगे फंक्शन को ही। तो कल हम लोग बेसिक बहुत सिंपल फंक्शन का प्रोग्राम देखे थे। बेसिक कि भाई फंक्शन में क्या होता है। 3 कंपोनेंट तुम्हारा है। वेरी बेसिक कि भाई फंक्शन को डिक्लेयर होना चाहिए, करने आना चाहिए, डिफाइन करने आना चाहिए, कॉल करने आना चाहिए। तो ये सब कैसे किया जाता है ये कल हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आज हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे बताओ। कुछ और बातें समझेंगे, सीखेंगे। तो चलो आज एक प्रोग्राम बनाते हैं यूजिंग विद द हेल्प ऑफ फंक्शन स्वैप। ठीक है। तो याद है तुम लोग को कि अगर कोई दो नंबर अपन को स्वैप करना होता है, इसका मतलब क्या है कि सपोज ए में 10 है एंड बी में 20 है। तो तुम कहते हो कि मैम ये 20 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, है कि नहीं। तो तुम लोग घर से करके आए हो, सबको याद है, पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि ऐसा करने के लिए टी में ए को डाल देते हैं और ए में किसको डाल देते हैं, बी को, और बी में किसको डाल देते हैं, टी को। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ कि देखो टी में ए डाला तुमने, मतलब क्या डाला, टी में चला गया ए यानी 10 शुरू वाला वैल्यू, ठीक है। ए में बी डाला यानी ए में क्या चला गया 20, और बी में टी डाला यानी क्या चला गया 10। तो यही तो तुम चाहते हो, ए में 20 और बी में 10। तो खैर ये बात पुरानी है, हम लोग को पता है, लॉजिक यही है। नहीं भी पता है तो अभी पता पड़ गया है ना। एक थर्ड वेरिएबल की मदद से फंक्शन स्वैप करते हैं। चलो बनाते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, प्रोग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे कि स्वैप एक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, फंक्शन जब डिक्लेयर करेंगे तो कहोगे कि मैम इसमें क्या है कि दो पैरामीटर तो पास करेंगे, इसलिए दोनों का टाइप जरा बता दीजिए, लिख दीजिए। तो लिख दिया मैंने इंटीजर इंटीजर, है कि नहीं। उसके बाद क्या कहोगे कि ये तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसमें वॉइड लिख दीजिए। तो लो लिख दिया मैंने। अब कहोगे कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पर स्वैप फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो कल ही देखा था हमने कि जब अपन डिफाइन करते हैं तो उसमें वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना पड़ता है, लाइक दिस कि इंट n1 इंट n2। सो इसको डिक्लेयर कर लिए और कहोगे कि एक टेम्पोररी वेरिएबल बना ही लीजिए। तो बना ही लिया, लो। और फिर तुमने क्या किया, टी में ए यहाँ तो है नहीं बाबू, यहाँ तुमने ए की जगह क्या माना है, n1। अच्छा, और N1 में क्या डालोगे, N2 को, और यहाँ N2 में किसको डालोगे, T को। तो ये बात हुई स्वैप फंक्शन की। अब कहोगे कि इसको कॉल तो मेन से करना है, तो झट से मेन लिख दीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेन में जब तुमने स्वैप को कॉल किया तो यहाँ पर 10 और 20 को पास किया और ये प्रेम पूर्वक तुम्हारा क्या किया, स्वैप करने लगा। तो ये रहा कुछ तुम्हारे स्वैप का प्रोग्राम। तुम कहोगे कि आपका जो ये प्रोग्राम है जितनी दफा एग्जीक्यूट करेगा उतनी दफा ये 10 और 20 को ही स्वैप करेगा। ये बात कुछ अच्छा नहीं है कि नहीं। तो तुम्हारी बात को हम मान लेते हैं कि हम इस वैल्यू को वेरिएबल बना देते हैं कि ये जो वैल्यू होगा, हम जो कुछ भी रन टाइम में, एग्जीक्यूशन टाइम में डाटा इनपुट करेंगे, दैट शुड गो इनटू दिस एंड दैट वैल्यू शुड बी स्वैप। तो उसके लिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, तो हम लोग को दो वेरिएबल लेना पड़ेगा। किस लिए, तो अभी क्या है कि ये जो प्रोग्राम है ये 10 और 20 दो अलग अलग वैल्यू, दो वैल्यू को जितनी दफा, अगर तुम 10 दफा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो ये 10 टाइम्स क्या करेगा, इसी वैल्यू को स्वैप करेगा। तुम चाहते हो ऐसा नहीं, तुम चाहते हो कि जब हम एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम को तो उस वक्त ये वैल्यू क्या हो, उस वैल्यू को ये स्वैप करे। तो ऐसा करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा तुमको, तो कहोगे कि मैम दो वेरिएबल ए और बी ले लेते हैं और इस ए बी को रन टाइम में इनपुट कर लेते हैं। तो रन टाइम में इनपुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसको हटाओ। तो पहले तो इनपुट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इनपुट कैसे करोगे, तो तुमको पता है स्कैनएफ लिखते हैं हम लोग हमेशा। तो स्कैनएफ में क्या लिखना पड़ता है, %d%d। क्योंकि दो डाटा है इसलिए दो बार %d, फिर कॉमा देके आई एम %ab। बहुत पुराना सिंटेक्स है भाई कि कुछ भी अगर हमको इनपुट करना है तो पहला वेरिएबल में पहला डाटा, दूसरे वेरिएबल में दूसरा डाटा, अलोंग विथ एम परसेंट सिंबल।
तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। ठीक है, जब ए और बी में डाटा इनपुट हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, देखो इसमें अपन क्या करेंगे कि स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे। क्या करेंगे, स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे। अब स्वैप फंक्शन में क्या होगा, ए और बी में कुछ डाटा इनपुट करना है, तो जो कुछ भी तुमने यहाँ इनपुट किया है अब उसी डाटा को क्या करोगे, तुम पास करोगे। यही कहोगे ना कि मैम अभी जो वैल्यू हमको स्वैप करना है एक्चुअली वो वैल्यू किस में है, ए वेरिएबल में और बी वेरिएबल में। तो तुम जो डाटा पास करोगे इसमें क्या लिखोगे, ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक यहाँ कमेंट करते हैं, अब की बार तुमने यहाँ क्या किया, 30 इनपुट किया और 40 इनपुट किया है ना, और तुम तीसरी दफा जब एग्जीक्यूट करो तो तुम अपने मर्जी से इसमें कुछ और भी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो ये इसकी खासियत होगी। अब ये प्रोग्राम थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, यूजर फ्रेंडली लग रहा है कि नहीं। प्रोग्राम वही रहेगा लेकिन अब क्या होगा कि अलग अलग वैल्यू के लिए ये तुम्हारा प्रोग्राम काम करेगा। लेकिन इसके पहले जो हम लोग लिखे थे उसमें डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पास कर दिए थे, तो उससे क्या दिक्कत हो रही थी कि हर बार मेरा प्रोग्राम एक ही डाटा को स्वैप कर रहा था। बट एट दिस टाइम ये प्रोग्राम एक ही डाटा को नहीं स्वैप कर रहा बल्कि क्या कर रहा है, जो डाटा हम रन टाइम में इनपुट करेंगे उस डाटा को ये स्वैप करेगा। सपोज इस वक्त तुमने इनपुट किया 30-40, तो 30-40 को अगर तुमने इनपुट किया तो ये क्या करेगा, 30-40 को स्वैप करेगा। फिर तुम प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया और तुमने अगली बार 50-60 इनपुट कर दिया तो ये क्या करेगा, 50-60 को स्वैप करेगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। अब चलते हैं क्या होगा इसको समझते हैं। तो कहोगे वो तो पता ही है, आप यही कहिएगा कि ए के जगह जो है कंप्यूटर को क्या दिखेगा 30 और बी के जगह कंप्यूटर को क्या दिखेगा 40, क्योंकि यही वैल्यू तो हमने इसमें डाल रखा है। तो यहाँ पर जो n1 n2 है ये एक्चुअली यहाँ मेमोरी लोकेट होगा, वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ है यहाँ, है कि नहीं। देखो n1 और n2 यहाँ लिखा है, तो यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर किया और ये जो a की वैल्यू है वो इसमें कॉपी हो जाएगी यानी 30, और b की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी यानी 40। तो यहाँ जब तुम्हारा ये प्रिंट होगा तो चलो अब कहोगे कि मैम इसमें प्रिंट करिए ना, प्रिंट एफ लिखिए। तो यहाँ पर अगर प्रिंट अभी नहीं करना है तो छोड़ दो, करो यहीं पर प्रिंट। तो यहाँ जब तुम प्रिंट करोगे, दोनों जगह कर लेते हैं ना, यहाँ जब तुम प्रिंट करोगे तो a इज इक्वल टू %d लिखा हमने एंड b इज इक्वल टू %d। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, a कॉमा b, कि अब जो वैल्यू प्रिंट होगा वो होगा तो a और b का ही वैल्यू प्रिंट, लेकिन किस फॉर्म में लिखा रहेगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखा रहेगा, है ना। इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा, लिखा रहेगा। तो अब जरा इसको समझने का कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। तो कहोगे तो सब पता है क्या हो रहा है, क्या समझना क्या, लेकिन फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। प्रिंट यहाँ पर %d लिखोगे, सॉरी यहाँ लिखो ना पहले n1 बराबर %d और फिर क्या होगा n2 बराबर %d और फिर क्या होगा n1 कॉमा n2, है कि नहीं। अब इसमें क्या होता है, विजिबिलिटी है ना, कि इसमें क्या होगा कि देखो यहाँ जब तुम 30 और 40 इनपुट करोगे तो अब ये आउटपुट क्या देगा तुमको। तो देखो भाई यहाँ जब तुम प्रिंट कर रहे हो ए और बी, तो ए में बताओ कि ए के मेमोरी में, यहाँ मेमोरी भी थोड़ा बना लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ये चलो ए है, ए का मेमोरी, ये बी का है, इसमें तुमने क्या डाला 30 और इसमें क्या डाला 40, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ हटा दो, ये थोड़ा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि नहीं। जब तुम यहाँ स्कैन करोगे तो जो डाटा पहली दफा इनपुट करोगे दैट विल गो इनटू ए मेमोरी एंड सेकेंड डाटा विल गो इनटू विच मेमोरी, बी मेमोरी। तो ये व्हाट इट विल प्रिंट, तो ये प्रिंट क्या करेगा, देखो ये लिखेगा ए इज इक्वल टू, ये क्या लिखेगा a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू %d, %d की जगह यहाँ क्या है a, और a में कितनी वैल्यू है तो कहोगे 30, हो तो साफ दिख रहा है तो मैं लिख देती हूँ 30। फिर क्या है %d के बाद क्या लिखा हुआ है b, तो यहाँ क्या लिखा रहेगा b, b के बाद इक्वल टू है तो ठीक है इक्वल टू, %d की जगह यहाँ सेकंड में क्या वैल्यू लिखा हुआ है b, b में कितनी वैल्यू है 40, तो ये 40 प्रिंट कर देगा। देखो इसको जितना सिंपल तरीके से मैं लिख रही हूँ इतना ही सिंपल तरीके से समझो, जस्ट एंजॉय प्रोग्रामिंग, ठीक ना। अब इसको ये लिखने का मतलब क्या है, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट का मतलब क्या है, दैट इज इग्नोर्ड बाय योर कंपाइलर, है कि नहीं। इसको कंपाइलर इग्नोर करता, हम लोग अपने समझने के लिए सब लिखते हैं, सही बात है कि नहीं। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी कमेंट बनाओ। अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, देखो भाई n1 इज इक्वल टू, तो n1 इज इक्वल टू क्या, n1 में क्या वैल्यू है, देखो यहाँ तो कहोगे 30 दिख रहा है मैं, और यहाँ पर क्या है n2 में क्या वैल्यू है
n2 इज इक्वल टू n2 में क्या वैल्यू है, तो कहोगे 40 दिख रहा है, ठीक है, तो ठीक है, विजिबल है ना, 30 दिख रहा है और 40 दिख रहा है, इट्स फाइन, गुड, ओके। बट क्या है गुड, गुड कहाँ से, इट इज नॉट गुड, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, इतना सिंपल थोड़े ही है। ये जो 30 है, देखो अब क्या होगा, यहाँ पर ये लाइन तो एग्जीक्यूट कर लो, तो यहाँ देखो ये टी नाम का एक मेमोरी लोकेट होगा, इस टी में क्या जाएगा, n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू क्या है 30। भाई देखो क्या है कि जब तुम्हारा प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूशन कॉल होगा तो यहाँ जाएगा ना कंट्रोल। देखो मैं थोड़ा सा टाइम लेके इत्मीनान से यहाँ पर मैं बताती हूँ कि मेन जो है, मेन का मतलब क्या है कि तुम्हारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन। ये तो अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा बेचारा, मेन को ढूंढेगा, मेन में क्या मिला है इसको, ए बी का डिक्लेरेशन, तो ए और बी के लिए बस मेमोरी लोकेट करेगा। फिर स्कैनफ जब एग्जीक्यूट करेगा तो तुम कीबोर्ड से कुछ डाटा इनपुट करोगे, फर्स्ट डाटा विल गो इनटू ए मेमोरी एंड सेकंड डाटा विल गो इनटू बी मेमोरी, ठीक है। थर्ड में थर्ड लाइन क्या लिखे हो, स्वैप फंक्शन कॉल किए हो तो ये कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होगा, तो कहोगे ए की वैल्यू n1 में कॉपी होगी, इसीलिए 30 विल कॉपीड इनटू n1, ठीक है। बी की वैल्यू n2 में कॉपी होगी, यानी कि 40 विल कॉपीड इनटू n2, इट्स वेरी सिंपल, बस एज इट इज, ओके। तो अब कंट्रोल यहाँ चला गया, अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, टी के लिए मेमोरी लोकेट हुआ, कर दिया, टी में डाटा क्या गया n1 का, n1 में क्या है 30। अब देखो n1 में क्या डाल रहे हो n2 को, तो n2 में क्या है 40, यानी अब ये 30 गया, यहाँ क्या हो गया 40। अब कहता है n2 में डालो t को, अब n2 में डालो t को, t में क्या है 30, तो ये क्या हो जाएगा 30, बहुत अच्छा। तो जो पहले से वैल्यू 40 था दैट गोज आउट, वो खत्म, अब क्या आ गया न्यू वैल्यू 30, राइट। तो जब तुम्हारे यहाँ n1 प्रिंट होगा तो व्हाट इट विल प्रिंट, तो इट विल प्रिंट 40 बिकॉज इन n1 मेमोरी देयर इज वैल्यू 40, राइट। सिमिलरली इन n2 मेमोरी देयर इज वैल्यू 30, तो जो कंप्यूटर को दिखेगा वही ना प्रिंट करेगा, तो कंप्यूटर को यहाँ क्या दिख रहा है 40, यहाँ क्या दिख रहा है 30, तो यहाँ 40 30 प्रिंट किया। यहाँ अब देखो जब ये पूरा प्रोग्राम तुम्हारा एग्जीक्यूट हो जाएगा फंक्शन का बॉडी, तो तुम कल हम लोग डिस्कस किए थे ना कि कंट्रोल यही वापस बैक हो जाएगा। जब ये लाइन पर बैक होगा तो अब ये अगला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, जब ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो ये ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा, ए में 30 है, बी की वैल्यू प्रिंट करेगा, बी में 40 है। तो देखो भाई हुआ क्या, यहाँ पर तो तुम्हारा चेंज्ड वैल्यू क्या हुआ दिख गया, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा चेंज वैल्यू क्या है दिखा, तो कहोगे बिल्कुल नहीं दिखा, ये तो पुराना ही वैल्यू दिखा रहा है 30 40, तो ए और बी तो चेंज हुआ नहीं, चेंज क्या हुआ n1 n2 का मेमोरी का वैल्यू। तो यहाँ तक तो ठीक है, बोलोगे कि देखिए मैम ऐसा है कि अगर ये चेंज वैल्यू सिर्फ स्वैप में जरूरत है तब तो हम मान लेंगे आपने जो पढ़ाया फिट है, काम चल जाएगा। पर अगर उस चेंज वैल्यू की जरूरत यहाँ भी है, यानी कि तुम चाहते हो कि भाई मैम ऐसा करिए कि ए और बी का भी वैल्यू चेंज हो जाना चाहिए, n1 n2 तो हुआ सो तो ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू जिससे ये वैल्यू जा रहा है उस मेमोरी का भी वैल्यू चेंज होना चाहिए, तब फिर क्या करना पड़ेगा, तब तुमको, तो ये तब मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो कहोगे ऐसा कीजिए कि वैल्यू को रिटर्न कर लीजिए, है ना, एक तरीका ये तो अच्छा होना चाहिए। ऐसे भी आपने जो अभी तक प्रोग्राम बताया उसमें कोई वैल्यू तो अभी तक रिटर्न किया नहीं है आपने, तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर लिखिए रिटर्न n1, तो इससे क्या फायदा होगा कि n1 का जो चेंज वैल्यू है अब वो हमको इस मेन में मिल जाएगा, तो हम कहेगा बात तो तुम्हारा ठीक है भाई, तो लेकिन इसमें तो तुम n1 ही रिटर्न किए हो तो n2 कैसे आएगा, तो कोई बच्चा हमको सजेशन देगा कि मैम आप ना ऐसे लिख दीजिए रिटर्न n1 n2, कोई बच्चा हमको सजेशन देगा कि नहीं ऐसा नहीं कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि रिटर्न n1 और फिर रिटर्न n2 ऐसा लिख दीजिए। तुम लोग के दिमाग में यही चल रहा है निश्चित तौर पे, तो हम कहेंगे कि हाँ ये तो ठीक है, तुम लोग जो सजेशन दिए हो ये सजेशन में कोई सही नहीं है, यहाँ पर हमारा कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा। तो पूछो क्यों, तो ये तो इसलिए नहीं फुलफिल होगा क्योंकि एक रिटर्न स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वैल्यू तुम एक समय में रिटर्न नहीं करा सकते हो, तो यहाँ चूंकि दो वैल्यू तुम्हारा हो गया n1 n2, तो ये दो वैल्यू को तुम नहीं रिटर्न कर सकते हो एक साथ, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा ऑप्शन तो मैं कहूंगी कि ये गलत है, ये तो चलने वाला है नहीं। फिर कोई बच्चा कहेगा तो इसमें क्या गलती है आप बताइए, यहाँ तो एक ही वैल्यू है n1 और एक ही वैल्यू है n2, तो हम कहेंगे कि देखो बात तो तुम्हारा सही है, बात तुम्हारा सही है,
कि इसमें n1 एक वैल्यू है, n2 एक वैल्यू है, इस कारण तो ये सही है, तो मैं कहूंगी यस ये कारण तो सही है। तो फिर कहोगे कि तो गड़बड़ी क्या है, आप उलझा क्यों रही हैं? तो मैं इसलिए तुमको उलझा रही हूँ कि गड़बड़ी तो कुछ नहीं है। इस प्रोग्राम को अगर तुम ऐसे करके लिखोगे तो तुम्हारा जो प्रोग्राम है ना वो कंपाइल कर जाएगा, मशीन को एरर नहीं देगा। तो कहोगे जब एरर देगा ही नहीं तो इतनी भूमिका क्यों बना रही है? तो इतनी भूमिका मैं इसलिए बना रही हूँ कि ये लॉजिकली सिंटैक्टिकली तो ये सही है, लेकिन जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा। तुम क्या चाहते हो कि n1 का भी वैल्यू रिटर्न हो जाए और n2 का भी वैल्यू रिटर्न हो जाए, तुम तो यही चाह रहे हो। पर ये ऐसा करेगा नहीं। तो कहोगे क्यों नहीं करेगा, जब हम n1 n2 दोनों लिख ही दिया है रिटर्न, तो करेगा क्यों नहीं? ये क्या बात हुई? तो ये बात हुई, तुम्हारी तरह ही शैतान है ये। ऐसा है कि ये जब रिटर्न n1 एग्जीक्यूट करेगा तो कंट्रोल तो रिटर्न वहीं पर हो जाएगा जहां पे फंक्शन कॉल हुआ है ना? और तुमको हमने क्या बोला है कि फंक्शन में वापस जाने के लिए फिर से तुमको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो देखो जब इसको पहला रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा तो ये क्या होगा, कंट्रोल फंक्शन से बाहर आ जाएगा। तो जब कंट्रोल फंक्शन से बाहर आ गया तो वो किस रिटर्न को एग्जीक्यूट किया, n1 को। तो n1 की वैल्यू तो तुम्हारा बाहर में मिल गया, यानी कि मेन में मिल गया, पर क्या ये n2 की वैल्यू मिल सकेगा? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। पूछोगे क्यों? तो वही कारण है कि n2 वाला ये जो सेकेंड लाइन है ये एग्जीक्यूट कहाँ कर पा रहा है। तो कहोगे फिर से कॉल कर लेते हैं, तो मैं कहूंगी ठीक है कर लो कॉल। तो तुम दोबारा से फिर कॉल करोगे तो फिर क्या होगा, वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, रिटर्न n1 को, फिर वहीं से वापस हो जाएगा। तुम कहोगे फिर से कॉल करते हैं, तो करते रहो, तुम चाहे जितनी दफा भी करो, लेकिन वो कभी भी रिटर्न n2 एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको जो पहले रिटर्न मिलेगा उसको एग्जीक्यूट करके कंट्रोल बाहर कर देगा। तो सेकेंड रिटर्न स्टेटमेंट, प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग तुमको ये बिल्कुल नहीं कहा है कि एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट मत लिखो, तुमको जितना लिखने का मन है लिखो, पर एक बार अगर वो रिटर्न हो गया तो फिर तुम फंक्शन को दोबारा कॉल करोगे तभी वो जाएगा। तुम दोबारा कॉल भी करोगे तो फिर से यही लाइन एग्जीक्यूट करेगा पहले और कंट्रोल वापस आ जाएगा, यानी ये रिटर्न n2 कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? इसीलिए ये जो तुम्हारा रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है, इससे तो तुम्हारा बात बिल्कुल बनने वाला नहीं है। सही बात है? तो कहोगे बिल्कुल सही, अब तो मानना ही पड़ेगा आपकी बात। तो चलो मान लिया तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के देखो एक बात क्या याद रखोगे, इन सब बातों को बोलने के पीछे मेरा पर्पस क्या था, मैं तुम्हें रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में कुछ रूल्स बताना चाह रही थी जो मैंने बता दिया, लेकिन समराइज कर देते हैं फिर से कि रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है, पहली बात तो तुम एक बात ये याद रखोगे कि एक रिटर्न स्टेटमेंट एक ही वैल्यू को रिटर्न करेगा, एक से ज्यादा वैल्यू कभी रिटर्न नहीं करेगा। एक बात बच्चा लोग ये याद रखेगा सब लोग। दूसरा क्या याद रखोगे कि रिटर्न तुम एक से ज्यादा स्टेटमेंट भले ही लिख दो, पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट को ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड को कभी नहीं करेगा। ये भी सही है? कहोगे यस करेक्ट, हम याद रखेंगे। तो बस यही दो रूल तुम याद रखोगे, अपना तो काम बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो हम लोग का यहाँ पर्पस था कि ये n1 n2 की वैल्यू मुझे मेन में मिले, तो ये तरीका तो चलना नहीं है। तो कहोगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने तो पॉइंटर भी खूब पढ़ाया है तो उसका मदद ले लेते हैं। तो बात तो सही है, पॉइंटर तो तुम लोगों ने खूब पढ़ा है, मैंने काफी सारा वीडियो अपलोड किया है इसके लिए, है ना? तो ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, पॉइंटर का बारे में बहुत अच्छे से हम लोग को याद है कि पॉइंटर कुछ और नहीं होता है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर यहीं पर देखो बहुत तुमसे पूछा जाता है फंक्शन में कितने पैरामीटर पासिंग टेक्निक होते हैं, तो तुम कहोगे दो। तो कौन कौन होंगे? तो कहोगे कि एक कॉल बाय वैल्यू और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस। तो हम लोग जो अभी तक एग्जांपल लिए हैं वो किसका था? कॉल बाय वैल्यू का। लास्ट वीडियो में भी जो तुमने फंक्शन पढ़ा दैट वाज द एग्जांपल ऑफ कॉल बाय वैल्यू, एंड इन दिस वीडियो ऑल्सो ये जो एग्जाम्पल है ये भी किसका है? कॉल बाय वैल्यू का। विजिबल है ना? ठीक है ना? तो ये भी एग्जाम्पल है किसका? कॉल बाय वैल्यू का। क्यों भाई? कि जब तुम कॉल यहाँ किए हो तो क्या पास कर रहे हो? वैल्यू पास कर रहे हो, है ना? ए को थोड़ी पास कर रहे हो, तुम पास कर रहे हो ए में जो वैल्यू है दैट इज पासिंग राइट एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। बी में जो वैल्यू है वो वैल्यू पास हो रहा है कॉलिंग में, है कि नहीं? कि ए की जो वैल्यू है दैट इज कॉपीड इनटू n1, बी की जो वैल्यू है दैट इज कॉपीड इनटू n2। वेरी क्लियर? तो इसीलिए इस टेक्निक का नाम क्या है? कॉल बाय वैल्यू। तो ये कॉल बाय वैल्यू से तो
तुम्हारा पर्पस कभी पूरा नहीं होगा जब एक से अधिक वैल्यू तुमको फंक्शन के बाहर फंक्शन का चाहिए। उलझ गए? उलझना नहीं है। मैंने क्या कहा, फंक्शन की जो वैल्यू है कौन कौन है, n1 n2 दो वैल्यू है, तो एक से अधिक हो गया ना, तो एक से अधिक वैल्यू तुम किसी फंक्शन का दूसरे फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट से देख नहीं पाओगे। एक वैल्यू तो फिर भी हम लोग देख लेंगे कि यहाँ से रिटर्न करा लेंगे इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू, लेकिन चूंकि यहाँ वैल्यू एक से ज्यादा है यानी 2 है या 3 है तो नहीं कर पाओगे ऐसा। तब फिर तुम क्या कहोगे, तो कहोगे कुछ नहीं करिए ना, आप इसका एड्रेस पास कर दीजिए, तो हम पास कर दे रहे हैं। अब एड्रेस पास करने के लिए अपने पास ऑपरेटर क्या है, तो कहोगे कि यही एम्परसेंट ऑपरेटर, आप तो कई बार यूज करती हैं, स्कैनफ में भी यूज किया है ना, तो ठीक है कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ अब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ए का एड्रेस पास हो रहा है। जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो ए का एड्रेस पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा प्रोग्राम है यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए और बी, तो ए और बी का जो वैल्यू है इसका कुछ ना कुछ एड्रेस भी तो होगा। तो हम लोग इस वक्त मान लेते हैं कि चलो इसका एड्रेस 200 है, इसका एड्रेस 600 है, कुछ भी हो सकता है भाई, ये तो सिस्टम डिफाइंड है। मेमोरी लोकेशन तो अपने हाथ में है नहीं, ये डिसाइड किया जाता है सिस्टम के द्वारा, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब डिसाइड करता है कि भाई इसको कहाँ मेमोरी मिलेगा, इसको कहाँ बी को मिलेगा। चलो मान लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको 200 एड्रेस पर मेमोरी दिया और इसको 600 एड्रेस पर दिया, तो इस बार जो ये पास होगा, एम्परसेंट लगाने का मतलब क्या है कि अब की बार अब ये 30 नहीं पास हो रहा है, इंस्टेड ऑफ 30 व्हाट इज पासिंग एड्रेस ऑफ ए यानी 200, और व्हाट इज पासिंग हियर, तो एड्रेस ऑफ बी यानी 600। तो अब जो कंप्यूटर को यहाँ विजिबल होगा दैट विल बी व्हाट 200 एंड 600। क्लियर? तो अब देखो भाई, जब यहाँ से 200 600 यानी कि एड्रेस जा रहा है, तो तुम कहोगे तो फिर तो मैम आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, एड्रेस सी प्रोग्रामिंग में तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर ही स्टोर करता है, तो अब आपको n1 और n2 को पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो n1 n2 को पॉइंटर बनाना उतना ही आसान है जितना कि यहाँ पर स्टार पुट करना। तो बस हम लोग को तो कुछ करना ही नहीं है, सारा टेंशन तो कंप्यूटर का है, हम लोग को तो बस सिग्नल देना है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, करना तो कंप्यूटर को, अपना तो कोई काम ही नहीं है। अपना तो काम बस इतना स्टार लगा दिया है, उसको पता पड़ गया है कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ एड्रेस ही रिसीव करना है, अगर कोई बंदा वैल्यू रिसीव करता है तो हमको रिजेक्ट करना है, हमको एरर देना है, ठीक है नहीं? तो हम लोग तो गलत दे नहीं रहे हैं, हम लोग को तो एरर देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी एड्रेस पास कर रहे हैं, तो ये प्यार से हम लोग का दिया हुआ एड्रेस को ले लेगा, है ना? तो क्या ले लेगा भाई, तो एड्रेस में देखो क्या है तुम्हारा, तो देख रहे हो कि हाँ 200 है, तो ये 200 इसको दिखा है, इसमें 200 कॉपी होगा, और यहाँ पर क्या दिखेगा इसको 600, तो इसमें 600 कॉपी होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर भी हम लोग के साथ अच्छा ही करेगा। तो n1 n2 में एड्रेस मिल गया 200 और 600 का। हम लोग अच्छी तरह पढ़े हैं कि जो पॉइंटर होता है ये डी रेफरेंस भी करता है। डी रेफरेंस करने का मतलब क्या होता है कि जो एड्रेस इसको मिला है उसके वैल्यू को रिट्रीव करना, है ना? तो देखो 200 का वैल्यू क्या है 30 और 600 का वैल्यू क्या है 40, तो 600 पर वैल्यू क्या है 40, तो ये 40 को लाने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड व्हाट, वो क्या कहलाता है, उसको डी रेफरेंस। एकदम साफ आवाज आ रही है। ओके ठीक ठीक, हाँ तो ये क्या हो गया, हम लोग क्या समझे कि भाई 600, हाँ वेरी गुड। तो देखो एक तो बात हुआ कि पॉइंटर में हमने एड्रेस को डाल दिया, ठीक है, अब दूसरा काम क्या है, उस एड्रेस के डेटा को क्या करना है, रिट्रीव करना है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डी रेफरेंसिंग। क्या कहा जाता है, डी रेफरेंसिंग। आई बात समझ में? तो डी रेफरेंसिंग का मतलब क्या हो, देखो देखो बच्चे, पॉइंटर में दो शब्द है, कंफ्यूज नहीं करना है, वन इज रेफरेंसिंग, अनदर वन इज डी रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग में क्या होता है कि पॉइंटर में हम एड्रेस असाइन करते हैं, यहाँ पर रेफरेंसिंग हुआ है ना, और डी रेफरेंसिंग में क्या होगा कि जो एड्रेस है उसके वैल्यू को अपन रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू जब असाइन किया आपने तो क्या किया, स्टार यहाँ लगाया और यहाँ एड्रेस लगाया, तो ये कॉपी हो गया इसमें, नो प्रॉब्लम। डी रेफरेंसिंग में भी अपने को इसी स्टार ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग कि टी में n1 का वैल्यू डालना है, तो कौन सा वैल्यू, देखो अगर अभी देखोगे आप लोग तो क्या होगा, n1 में अभी क्या है कंप्यूटर के पास 200 है, तो मामला गड़बड़ है।
टी में ये क्या डालने का कोशिश करेगा, जो N1 में है, और N1 में क्या है 200, इट विल गिव्स यू एरर, इट विल गिव्स यू एरर कि भाई ये 200 यहाँ इसको दिख रहा है और ये तो नॉर्मल वेरिएबल इंटीजर टाइप है, तो ये कहेगा कैसा एरर देगा, टाइप मिसमैच एरर, कि आप साहब क्या कर रहे हो, एड्रेस को डालने का कोशिश कर रहे हो एक नॉर्मल वेरिएबल में, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर ये एड्रेस है तो इसको या तो तुम पॉइंटर बनाओ, है ना, तो कहोगे कि मैम पॉइंटर क्यों बनाए, हमको तो टी में वैल्यू डालनी है, तो मैं कहूंगी ठीक है मत बनाओ पॉइंटर, तो जब वैल्यू डालनी है तो ये 200 से हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमको 200 के वैल्यू पर इंटरेस्ट है, तो 200 का जो वैल्यू है 30, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कहोगे मैम स्टार ऑपरेटर लगा दीजिए, इतना क्यों दिमाग लगा रही है, डी रेफरेंस कर दीजिए, कई बार आपने बताया है, तो मैं कहूंगी ठीक है, तो भाई ठीक है, हम 200 को क्या किया, ये डी रेफरेंस N1 को कर दिया, यानी स्टार लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो N1 में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर क्या करो, उसका वैल्यू असाइन करो, और वो वैल्यू किस में असाइन होगा, टी में, है ना, तो N1 में एड्रेस 200 है, 200 पे वैल्यू 30 है, तो टी में क्या वैल्यू जाएगा 30, वेरी सिंपल है कि नहीं, फिर कहोगे कि मामला तो लेकिन यहाँ गड़बड़ा गया आपका, तो हम कहोंगे, मैं कहूंगी सही में N1 में देखो N2 जा रहा है, N2 में क्या है तुम्हारा 600, तो 600 एड्रेस है भाई, एड्रेस को N1 में तुम डाल सकते हो, तो यहाँ तो ठीक सा लग रहा है, यहाँ एरर तो नहीं देगा क्योंकि N1 जो है वो भी पॉइंटर टाइप है, N2 भी क्या है पॉइंटर टाइप है, तो इस जगह पर हमको एरर नहीं मिलने जा रहा, लाइक दिस लाइन एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि एड्रेस में पॉइंटर में एड्रेस तो अपन डाल ही सकते हैं, पर मामला क्या गड़बड़ाएगा, बोलो क्या मामला गड़बड़ाएगा, कुछ तो गड़बड़ होगा, यस गड़बड़ ये होगा कि हम लोगों को N1 में N2 यानी 600 डालने का कोई मतलब नहीं है, N1 में अपन 600 डालने का मतलब नहीं है, डाल तो सकते ही है, क्या डाल नहीं सकते क्या, क्या गड़बड़ हो रहा है, हाँ N1 में N2, ओके N2 में क्या है 600 है, तो 600 कौन असाइन किया है, पॉइंटर रिसीव किया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि N2 के स्टार पर, एक मिनट ठीक है, तो फिर क्या करोगे, हेलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, N2 का जो वैल्यू है, देखो एक्चुअली हो क्या रहा था, N2 की जो वैल्यू है दैट गोज इनटू N1, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि N2 में जो वैल्यू है वो क्या है, एड्रेस है 600, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड ऑफ वैल्यू, ये 40 में हमको इंटरेस्ट है ना, तो 40 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, N2 में स्टार लगाना पड़ेगा, तो ये जो 40 है ये कहाँ चला जाएगा, तो N1 में, तो यहाँ नहीं भेजना है हमको, कहाँ भेजना है N1 पर जहाँ वैल्यू है, तो यानी ये जो 30 है यहाँ क्या हो जाना चाहिए 40, सही है कि नहीं है, देखो समझे, N2 का वैल्यू N1 में चला जाएगा, एक मिनट मुझे बोलने दो, यहाँ N2 क्या है तुम्हारा 600 पर वैल्यू क्या है 40, ये तुम चाहते हो कि ये में जाए, इसीलिए यहाँ क्या लगा दिया स्टार, अब यहाँ क्या लगाया स्टार N1, यानी कि यहाँ 200, और 200 के जगह पर क्या वैल्यू है 30, तो 30 में क्या लिखा गया 40 लिखा गया, है ना, और फिर क्या हुआ उसी तरीके से, है ना, तो यहाँ 40 हो गया, अब देखो स्टार N2 यानी कि T, है ना, तो T में क्या है भाई, टी में 30 है ना, और स्टार N2 यानी कि 600 का जो वैल्यू है, तो 600 का वैल्यू क्या है 40, और टी का वैल्यू क्या है 30, तो ये यहाँ जाना चाहिए, है ना, 30 को कहाँ जाना चाहिए टू दिस प्लेस, तो अब जब तुम यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करोगे तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, ये 40 प्रिंट होगा एंड इट विल बी योर 30, समझे क्या, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा जो तुम चाहते थे, यहाँ पर भी ये चेंज हो गया वैल्यू, और असल में ये वैल्यू क्या चेंज हुआ, ये N1 A को पॉइंट कर रहा है, N2 B को पॉइंट कर रहा है, तो ये जो चेंज्ड वैल्यू है ये दोनों को एक साथ विजिबल होगा, ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग इसको और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना।